नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। एग्जिट पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें यूपी समेत करीब 2 से 3 दो राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है। एक राज्य में कांटे की लड़ाई है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो सबसे बड़ा किला वो यूपी का एक बार फिर से बीजेपी फतेह कर रही है। 5 राज्यों का मेगा एग्जिट पोल सामने आ गया है। बीजेपी यूपी में अपना जो किला है उसको अभेद उसने बना रखा है। पंजाब की बात करें तो कांग्रेस यहां से बेदखल होती दिख रही है। आप सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यहां पे आ रही है और माना जा रहा है कि वो सरकार बनाएगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। गोवा उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। ये एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं। हालांकि ये रिजल्ट नहीं है, एग्जिट पोल के नतीजे हैं। और न्यूज इंडिया प्रबोधन ग्रुप ने जो एक सीट का सर्वे किया, एक राज्य का सर्वे किया, वो आंकड़े हमने आपको दिखाए और उन आंकड़ों के मुताबिक यूपी में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। उत्तराखंड में कांटे की लड़ाई है, गोवा में भी लड़ाई है। इसके अलावा मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने चमत्कार किया है। आम आदमी पार्टी सत्ता के करीब पहुंचती नजर आ रही है। तो अलग अलग चरण वाइज अगर हम बताएं आपको तो हर चरण में बीजेपी की सीटें कुछ कम हुई हैं। समाजवादी पार्टी ने यहां पर अच्छी फाइट की है, समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ रही हैं। लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि वो फिलहाल सरकार के जो जादुई आंकड़े वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे और वहां तक बीजेपी पहुंच रही है। तो जो पहला चरण है उसमें जो प्रबोधन ग्रुप और न्यूज इंडिया का जो एग्जिट पोल है उसमें बीजेपी को 38 सीट, समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन को 19, बीएसपी को 1 और कांग्रेस का यहां खाता खुलता भी नहीं दिख रहा है और अदर्स के खाते में भी 0 सीट आती दिख रही है। और पहले चरण में 38 सीट बीजेपी को मिलती दिख रही है, जबकि पहले चरण में 2017 में 53 सीट बीजेपी को मिली थी। यानी यहां पर बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान होता दिख रहा है। तो ये पहले चरण का आंकड़ा और ऐसे ही हमने सातों चरणों के जो आंकड़े हैं वहां पर हमने जो एग्जिट पोल कराए उसके आंकड़े एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे। और सभी चरण में हालांकि जो बीजेपी की सीट वो कम हो रही है, समाजवादी पार्टी की सीट बढ़ रही है, लेकिन सत्ता तक बीजेपी पहुंचती दिख रही है। तो पहले चरण के जो आंकड़े हमने आपके सामने रखे, अब दूसरे चरण की बात कर लेते हैं। दूसरे चरण में बीजेपी प्लस को 27 सीट, तीसरे में बीजेपी को 39, सपा प्लस को 18, बीएसपी को 1। चौथे चरण में भी आप देख लीजिए, बीजेपी को 39, सपा को 18, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1। ये एग्जिट पोल हमारे हैं। पांचवें चरण की बात करें, 61 सीटों में से बीजेपी को 39, समाजवादी पार्टी प्लस को 19, बीएसपी को 0, कांग्रेस को अदर को 1। छठे चरण में भी 32, बीजेपी को, सपा को 19, बीएसपी को 4, अदर्स के खाते में 2 दिख रही है। सातवें और अंतिम चरण की बात कर लें तो 54 सीटों में से 27 बीजेपी के पाले में, 24 यहां पर समाजवादी पार्टी ने अच्छी खासी टक्कर दी है। तो ये एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं यूपी के हमने आपके सामने रखे, क्योंकि सबकी निगाहें यूपी पर है और यूपी में एक बार फिर से जो हमारे आंकड़े ओवरऑल सामने आए हैं उसमें बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। इसके अलावा अगर हम बाकी जो एग्जिट पोल है उसकी भी बात करें तो उसमें भी बीजेपी यहां पर बढ़त बनाते हुए दिख रही है और यूपी का किला अपना बचाते हुए नजर आ रही है। और हमारे साथ अब देखिए जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं, अभी हमने एग्जिट पोल का यूपी का नतीजा आपके सामने रखा, जो रिजल्ट रखा है। हालांकि ये एग्जिट पोल है, इसको आप फाइनल रिजल्ट ना मान के चलें, ये एक अनुमान होता है जो ग्राउंड जीरो पे जाके जो हमारी रिसर्च हमारे जो पार्टनर थे प्रबोधन ग्रुप की तरफ से ग्राउंड जीरो पे जाके जो बातचीत के आधार पर ये आंकड़ा सामने रखा गया है। और यूपी में जो हम सातों चरणों के अलग अलग आंकड़ों पे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है और बीजेपी की सीट कम हुई है, लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि यूपी में सीट भले कम हुई लेकिन सत्ता में उनकी वापसी हो रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथ धनंजय गिरि जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, सत्येंद्र यादव जी हैं,
प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और हमारे साथ संजीव कौशिक जी जुड़ रहे हैं, समीक्षक हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले धनंजय गिरी जी आपके पास आएंगे। आज तो मुस्कुराइए, क्यों इतना गंभीर बैठे आप? नहीं, वैसे देखिए हम लोग तो संभाव में रहते हैं। हाँ, तो अब ये देखिए जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं उसमें ये माना जा रहा है कि करीब 2 से 3 राज्यों में आप वापसी कर रहे हैं, और यूपी जो मेन जहां पे आप लोगों का फोकस था वो किला आप अपना बचाता हुए नजर आ रहे हैं कि ये दुर्ग आपका ढहेगा नहीं, इस बार भी सत्ता में वापसी करें। हालांकि सीटों का नुकसान बहुत हुआ है। पहले चरण में जो 53 सीट आपको मिली थी 2017 में, इस बार जो एग्जिट पोल के नतीजे हमारे आए हैं उसमें 38 पे आप जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर बहुत अच्छी फाइट की है। 2017 में उनको 2 सीट मिली थी, लेकिन इस बार वो 19 सीट पे जा रहे हैं। धनंजय जी। अंजनी जी, पहले तो एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उसके लिए आपको साधुवाद और जनता को धन्यवाद। आज के डेट में अगर आप उठा करके देखिए आंकड़े, तो सरकार हमारी 4 राज्यों में है और वो चारों राज्यों की सरकार रिटेन हो रही है। अच्छा। इससे पता चलता है कि देश की जनता को और सभी राज्यों की जनता को वर्तमान भाजपा के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। और देश क्या, आज पूरा विश्व, आज देश देशांतर में संघ साधना, संसदीयता, सदाशयता और सामाजिक सरोकार के शिखर पुरुष महामना मोदी को अपनी सलामी दे रहा है। मैं निजी तौर पे मोदी जी से जुड़ने वाले लोग कहते हैं कि मोदी जी का मैजिक है। अच्छा। मैं मैजिक नहीं, नरेंद्र मोदी मैजिक नहीं, एक मूवमेंट का नाम है। और आप नरेंद्र होना एक प्रक्रिया का नाम है। वो शिकागो का नरेंद्र हो चाहे हाउडी नरेंद्र, एक ही है। मोदी हिंदुत्व के डंके की नई चोट है, नई आवाज है। नरेंद्र की नकल नहीं हो सकती है। इसके लिए लंबी साधना चाहिए। जो नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का महामंत्र दिया, जिस तरह से सबको जोड़ा देश के लोगों को, आप समझिए वंशवाद के बुरे दिन आए हैं, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छे दिन है। तो यानी आप ये मानना है कि जो यूपी में मैजिक हुआ है वो मोदी मैजिक चला, योगी का जादू नहीं चला है क्या? मोदी जी और योगी जी का ही है सब कुछ। जो कुछ है मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी ने जो काम किए, जो युगांतकारी काम किए, और जिस तरह से त्यागी और तपस्वी के रूप में शासन पर बैठे और एक तरह से कानून का राज स्थापित किया, जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या लॉ एंड ऑर्डर थी। अंजनी जी, आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप जानते हैं यूपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लॉ एंड ऑर्डर। उसको जिस तरह से कंट्रोल किया, गुंडा राज को जिस तरह से योगी जी ने खत्म किया, उससे उत्तर प्रदेश में एक, और अप्रत्याशित क्या, हमारे लिए तो प्रत्याशित ही है, हमारे लिए ये परिणाम प्रत्याशित ही है। लेकिन आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, तो हमारे लिए तो भाई उत्साहित और हतोत्साहित होने का कोई मतलब ही नहीं है। हमेशा संभाव में जीते हैं। ये हमारा संभाव ही संघभाव है, जो हमें अथक, अडिग, अविचल और अटल रहना सिखाता है। हम कोई उत्साहित नहीं है, परिणाम अप्रत्याशित नहीं है। ये जो पहले और दूसरे चरण के लेकर हम लोग को चुनाव से पहले भी चर्चा कर रहे थे और अभी भी हम चर्चा कर, एग्जिट पोल के आंकड़े आने के बाद यहाँ पर आपको उम्मीद के मुताबिक आपका प्रदर्शन नहीं रहा। यहाँ पर किसानों की नाराजगी साफ साफ दिख रही है। देखिए, ऐसा है ना कि जो आप सर्वे कर रहे हैं, एग्जिट पोल बता रहे हैं, हाँ। परिणाम उससे बेहतर आएंगे। अच्छा। और हमें विश्वास है कि पिछली बार की सीटों के आसपास ही हमारी संख्या रहेगी, उससे कम नहीं आएगी। देखिए, एक नैरेटिव क्रिएट किया गया, जाट मतलब किसान, किसान मतलब जाट। ये जो समीकरण बैठाने का मामला है कि जाट को ले लो, यादव को ले लो, मुसलमान ले लो, ये कर लो, हम समीकरण की बात नहीं करते। समीकरण की बाजीगरी आप तब करते हैं जब आपके सिद्धांतों में बल नहीं हो। सिद्धांतों में बल नहीं हो तो आप समीकरण का बल बिठाएंगे, जुगाड़ बिठाएंगे, इस जाति से लो, उस जाति से लो, उस धर्म से लो, उस मजहब से लो, उस पंथ से लो, संप्रदाय से लो। हम एक एक व्यक्ति को जोड़ने का बात करते हैं। हम तुलसी के छोटे पत्ते और बड़े पत्ते को, छोटी जातियां, बड़ी जातियां, सबको एक समान महत्व देते हैं, क्योंकि हमने एक सीट से भी सरकार खोई है। ऐसा भी हम लोगों ने देखा है, एक वोट से हमारी सरकार गिरी है केंद्र में। इसलिए हम हर सीट को, हर व्यक्ति को, हर बूथ को, हर कार्यकर्ता को एक समान महत्व देते हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत का नारा है। हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई विभाजन करें, हम कोई समीकरण बैठाए, नहीं, हम समीकरण नहीं बैठाते हैं। हम सिद्धांतों की राजनीति से यहाँ तक पहुंचे हैं, 2 सीट से यहाँ तक पहुंचे हैं, संपूर्ण भारतवर्ष में पहुंचे हैं। तो ये संघ साधना है, एक सदा संहिता है, सब समन्वय है, और सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मोदी जी के। लेकिन अब आते हैं सत्येंद्र जी आपके पास। वन मैन आर्मी, अकेले अखिलेश यादव ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी, और खासकर पश्चिमी यूपी में जयंत जी के साथ जो आपकी 2 लड़कों को जोड़ी थी, उसका असर दिखा है। पहले और दूसरे चरण में हम देख रहे हैं कि आप 17 में, पहले चरण में 2 सीट पे थे, 19 पे पहुंचे हैं, 15 से दूसरे चरण में आप 27 तक पहुंचे हैं। ओवरऑल
करीब 100 सीट आपकी बढ़ रही है इस आंकड़े में, इस एग्जिट पोल में हमारे और प्रबोधन ग्रुप के। देखिए, सबसे पहले तो जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव था, इस चुनाव में माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में बिना कोई लूट खसोट, आतंकवादी, खालिस्तानी, इन सबके माननीय अखिलेश यादव ने सिर्फ मुद्दों की बात की और मुद्दों पर इस लड़ाई को लड़ा है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को जी, उन्होंने रोजगार की बात की, उन्होंने बदहाली की बात की, शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की, उन्होंने आम जनमानस की बात कही, उन्होंने अन्याय अपराध की बात कही, उन्होंने इस तरह के तमाम जनता से जुड़े हुए जन सरोकार मुद्दों की बात कही जी। बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नेता ने चुनाव लड़ा है जी। दूसरी बात, अब मैं आना चाहूंगा कि जिस तरह से एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी जो है अति आत्मविश्वास में है, मैं 10 तारीख का उस जनमत का इंतजार करूंगा जिस जनमत ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं का रात में जो जिस तरह से मिट्टी से तेल से जलाया गया उसका विरोध किया, जो जिला पंचायत चुनाव में चीरहरण हुआ उसका विरोध किया, जो सड़क पर अनगिनत लोग मारे गए उसका विरोध किया, किसानों ने जो 700 लोगों के साथ जो आप देख सकते हैं सरकार ने क्या किया, इस जनमत ने जो समाजवादी पार्टियों गठबंधन को चुनने का काम किया। जी ठीक है, अगर आपकी आवाज कुछ टेक्निकल वजह से कट गई है तो देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई हमारे नेता ने अच्छी लड़ाई लड़ी है और 10 तारीख तक का इंतजार करना होगा। संजीव कौशिक जी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। संजीव जी देखिए, हम लोग चुनाव से पहले लगातार चर्चा करते आ भी रहे हैं कि इस बार मुद्दे हैं और जैसा कि सपा भी करी भाई हमने मुद्दों को उठाया। एक बार थोड़ा सा परिवर्तन हमको दिखा, संजीव जी आप इससे इत्तेफाक रखेंगे कि सभी पार्टियों ने, हालांकि थोड़ी बहुत तो बयानबाजी होती है लेकिन वो रेशियो नहीं था जो पुराने चुनाव में होता था। इस बार हमने देखा कमोबेश सभी पार्टियों ने मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। हालांकि 80-20 जिन्ना गन्ना ये सब हुआ लेकिन सभी पार्टियों ने मुद्दे उठाए और उस पर चुनाव लड़ा गया। देखिए, यदि मुद्दे नहीं उठाए जाते तो भारतीय जनता पार्टी पुनः अपने पुराने चुनाव में होगी। और ये एग्जिट पोल की बातें हो रही है तो हमने देखा है, हाल फिलहाल में ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। वेस्ट बंगाल के चुनाव में इस एग्जिट पोल की हवा निकलते हुए हमने देखी है, तो थोड़ा सा धैर्य रखा जाए। हाँ, ये बात जरूर सही है कि जो अनुमान लगाया जा रहा था उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी की प्रदर्शन निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वो बड़े मजबूती के साथ टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा बेहतर ये है कि विपक्ष भी मजबूती के साथ टक्कर देती हुई दिखाई दी। ये बात बिल्कुल सही है कि जो मुद्दों की बात हो रही है, सरोकारी मुद्दे, लगातार विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरा और सरोकारी मुद्दों की चर्चा हुई। ये कम से कम उत्तर प्रदेश के लिए एक शुभ संकेत है। सबके बावजूद यह तो प्रश्न चिन्ह बना ही रहेगा कि यदि इतने प्रचंड बहुमत के साथ 2017 में यदि आदरणीय योगी जी को बैठाया गया था तो किन परिस्थितियों में ये नंबरों का आंकड़ा नीचे की तरफ गया। जो लोग मोदी जी के उत्तराधिकार के तौर पर योगी जी को मानते हैं और दिल्ली दरबार की तरफ इनको कूच करने की बातें करते थे, वो लोग अब क्या जवाब देंगे? क्या वो सचमुच में उनके विरासत को संभालने वाले हैं? क्या उनके बराबरी का कद इनका है? जिस तरह से टाइम मैगजीन तक में खबरें छपी थी और पोस्टर भी विज्ञापन छपा था, तो महत्वाकांक्षाएं जो है वो भी एक अपनी जगह पे है। लेकिन यह बात कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि मोदी जी की लहर आज भी है। मोदी जी के नाम पर लोगों ने वोट किया है। योगी जी इसमें कहीं कुछ दिखाई नहीं देते हैं। योगी जी का एक तरह से लेकिन चेहरा तो देखिए संजीव जी, चेहरा तो योगी जी ही रहे हैं और योगी जी ही के नाम पे चुनाव लड़ा गया है, तो आप योगी जी को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं? देखिए, योगी जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया है और योगी जी ने हर जगह यही कहा है कि आदरणीय मोदी जी के प्रेरणा से और मोदी जी के कार्यों को हम संपादित करने का काम कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए, एक चीज ध्यान में रखें, फिर मैं दोबारा दोहराऊं कि यदि मोदी जी ही यदि योगी जी के ही चेहरे पर यदि चुनाव लड़ा गया तो योगी जी की ही परीक्षा की घड़ी थी। किन परिस्थितियों में जो नंबर आपको दिए गए थे उस नंबरों में कटौती हुई, कहीं ना कोई रणनीति तो कमी रही होगी ना। कहीं ना कहीं जो लोग आप मतलब जो ये हो रहा है कि भाई सत्ता में वापसी कर रहे हैं, जो हमारा एग्जिट पोल है कि 241 सीट उनको मिल रही है और ये माना गया भाई यूपी का इतिहास रहा है कि एक बार सरकार में आने के बाद दूसरी पार्टी जल्दी सत्ता में वापसी नहीं करती है। तो आप इस बात पे उनकी आलोचना कर रहे हैं, भाई तुम वापसी तो कर रहे हो लेकिन आप जो है सीट आपकी कम हो गई है, आप इस बात पर उनको घेर रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पे जो सीटों पर जिन सीटों के साथ उनको बैठा अगर दुर्ग बचाया ये उनकी काबिलियत नहीं है।
नहीं, दुर्ग बताया। देखिए, एक चीज तो आप भी जानते हैं कि योगी जी यदि विपक्षी पार्टियों से लड़ रहे थे, उसी तरह से भीतरघात के भी शिकार से वो लड़ रहे थे, दिल्ली दरबार से भी वो लड़ाई कर रहे थे। इनके पर कतरने वाले कौन लोग हैं, किन परिस्थितियों में पर कतरा गया है, इसके मायने क्या थे। तो योगी जी पहले, मैं बार बार एक बात कहता चला आया कि योगी जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, जो केंद्रीय नेतृत्व के आंखों में आंखें डाल के बात करते थे और आंखें दिखाने का भी काम किया था उन्होंने। तो जिस तरह से उन शिकार हुए, बहुत सारे इनके अपने खुद के विधायक असंतुष्ट थे, 200 से ज्यादा विधायकों की संतुष्टि दिखाई दी। उन लोगों की अपनी एक व्यथा थी कि हमारी बात एसपी नहीं सुनते, डीएम नहीं सुनते, हमारे क्षेत्र में हमारी बात नहीं चलती। तो ये तमाम तरह की शिकायतें थी। यदि आपने बहुत बेहतर काम किया है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, तो बहुत बेहतर आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए और बहुत बेहतर नंबर भी होने चाहिए। अच्छा, मतलब अगर बेहतर परफॉर्मेंस हम माने तो जो पिछली बार का आंकड़ा था, अगर वहां तक पहुंच जाते तब हम लोग मानते हैं कि योगी जी ने बेहतर काम किया और वहां तक पहुंचे हैं। सरकार बनाना ये उनकी कोई बहुत बड़ी खूबी नहीं है। नहीं, मैं देखिए, आप गलत दिशा में बात को नहीं ले जाइए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार यदि बचा लेते हैं तो हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारे लोग जिस तरह से नेक टू नेक फाइटिंग की बात कर रहे हैं, और अभी तक के आंकड़े तो सब जितने भी सर्वे दिखा रहे हैं, उस सर्वे में तो योगी जी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, कलकत्ता वेस्ट बंगाल के चुनाव के जैसे। ये सर्वे तो यही बता रहे हैं। वेस्ट बंगाल में भी तो 200 से ज्यादा आंकड़ा पार करते हुए लोग। लेकिन वेस्ट बंगाल में ये नहीं कहा गया था ना कि बीजेपी की सरकार बन रही। उन्होंने कहा था कि बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी बनेगी और 70 सीट बीजेपी ने लिया था। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। यदि इन आंकड़ों के आधार पर बात करें तो हमें लगता है कि 10 तारीख से पहले ही राज्यपाल महोदय को चिट्ठी भेज देनी चाहिए थी कि आप आ जाइए। थोड़ा सा 10 तारीख तक इंतजार किया जाए। ये बात देखिए, संजीव जी स्वस्थ पर चर्चा। देखिए, हर साल हम लोग जब एग्जिट पोल होता है, हम लोग ऐसे ही चर्चा करते हैं। और अभी देखिए, अभी हम यूपी, अभी हम पंजाब के आंकड़े की बात करेंगे तो आप लोग थोड़ा उत्साहित होकर बात करेंगे। अच्छा जी, मैं आऊंगा धनंजय जी। अभी जब हम लोग पंजाब के आंकड़े की बात करेंगे तो संजीव भाई आप थोड़ा उत्साहित होकर चर्चा करेंगे, नहीं वहां पे लोकतंत्र की जीत हुई है। ठीक है, अब हम जरा ग्रुप वाइज बात कर, हमने 2 चरणों की बात की। तीसरे और चौथे चरण में जो आंकड़े आए हमारे एग्जिट पोल के हैं वो 39 सीट, 59 में से 39 सीट बीजेपी के पास जा रही है और 18 एसपी की और 1 बीएसपी कांग्रेस के पास 1 सीट जा रही है। तो अब इसमें जो है 59 में पिछली बार जो है 49 सीट थी बीजेपी के पास, यानी 10 सीट का नुकसान हो रहा है। अंजनी जी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, धनंजय जी के पास आवाज नहीं जा रही, एक बार देखिए। सत्येंद्र जी, अब तीसरे और चौथे चरण में भी आपने अच्छी बढ़त ली है। ये माना जा रहा था कि जो पहला, दूसरा, तीसरा चरण होगा और चौथा चरण खैर आप ही लोग गढ़ी था, तीसरा चौथा चरण, तो इसमें आप लोग जो है अच्छी खासी मार्जिन से बीजेपी को पीछे छोड़ेंगे। लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि आप बढ़त लिए हैं, लेकिन जो आपकी सोच थी वहां तक नहीं पहुंच पाए। कल आपके प्रवक्ता बता रहे हैं कि पहले चरण में 5 सीट बीजेपी को मिलेगी और दूसरे में 4 या 5। देखिए, ऐसा है, मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ज्यादा समय नहीं है, कुछ ही घंटे बाकी हैं। हाँ, 10 तारीख को जो जनमत आने वाला है वो पूरा देश देखेगा। उत्तर प्रदेश की बदहाली, उत्तर प्रदेश की अव्यवस्था और सरकार हर पैमाने पर जिस तरह से फेल हुई है, सरकार ने जिस तरह से जनता का मजाक बनाया, जिस तरह से बुलडोजर और टैनी और तमाम सारे पुलिस के द्वारा बहन बेटियों को जलाना, गंगा में लाशें तैरना और राशन के नाम पर प्रधानमंत्री जैसे इस देश के इतने बड़े पद पर बैठने वाले और इस तरह के व्यक्ति द्वारा अगर देश में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में लोगों को नमक की और नमक का इस तरह से एक कह सकते हैं कि चैलेंज और उनको एक इस तरह से मजाक उड़ाना, उनके साथ इस तरह की हीन भावनाओं के साथ उनको इस बात को कहना, ये इस बात को दर्शाता है कि जनमत में आक्रोश था। और पिछले लंबे समय से तमाम चुनावों में किसी भी राज्य में जितना जनमत में जो जनता में आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार था, वो अब तक किसी भी चुनाव किसी भी राज्य में नहीं रहा। अच्छा, माननीय अखिलेश यादव ने जिस बहुत खूबसूरत तरीके से, लेकिन अब देखिए सर, अभी आप माने न माने, ज्यादातर चैनलों में एग्जिट पोल के आंकड़े यही हैं, तो फिलहाल अभी हमसे आंकड़े चर्चा करेंगे और 10 तारीख को आपका जो जनमत संग्रह होगा, जो नतीजे उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप इसी आंकड़े पे चर्चा कर लें, भारी आक्रोश था, आप मानते हैं, संजीव कौशिक जी भी मानते हैं, धनंजय गिरी भी मानते हैं। क्या इन आक्रोश को भुनाने में आप लोग नाकामयाब रहे? क्योंकि मुझे याद है जब कोरोना का दौर था, 2 साल तक पूरी दुनिया रो रही थी, करा रही थी, उसमें यूपी में भी लोग काफी परेशान थे, काफी लोगों की मौत हुई। उस दौर में हमने देखा कि तमाम विपक्षी पार्टियां, आप जैसे जो तमाम जो पार्टियों के नेता थे, उनको सड़कों पे आना चाहिए था। कम से कम अगर सड़कों पर नहीं आ सकते थे, कम से कम जैसी भी हो सकती मदद करनी चाहिए थी। लेकिन आपके नेता, चाहे बाढ़ का मुद्दा हो,
चाहे अब कोरोना का मुद्दा हो, वहां पर आपके नेता कहीं नजर नहीं आए। तो ये एक बड़ा मुद्दा है सर, इसका भी आप मूल्यांकन करिएगा, स्वीकार नहीं करूंगा, इसका भी आप मूल्यांकन करिए, मूल्यांकन करना पड़ेगा हम लोगों को। ये देखिए, ये झूठा परसेप्शन है, यही तो बीजेपी कामयाब होती है कि कुछ करती नहीं है और ऊपर से ढोल बजा के जनता का जो समर्थन है और जनता की भावनाओं को लूट लेती है। हाँ। ये लूट सर, अब 2014 से सत्येंद्र भाई, अब हम लोग चुनाव मोड में नहीं है। अब हम लोग अगर समीक्षा करें तो देखिए बड़ी गंभीरता से, चूंकि अब तो जो होना था हो चुका है, अगर इस पे हम लोग चर्चा करें, आप थोड़ा सा, चूंकि आप लोग भी अब तो बैठेंगे कहाँ चूक रही, कहाँ अच्छी बात रही, जो हम लोग जो हम लोग चर्चा करते हैं सर। अभी देखिए बाढ़ की जो बात थी, हमने कहीं भी नहीं देखा अखिलेश जी या कोई बड़े नेता बाढ़ में गए, हमने कहीं नहीं देखा कि कोरोना के दौर में आप लोग कहीं गए। तो इस सब चीजों पे आप सब मूल्यांकन करेंगे ना? कहां पर कौन से गड्ढे में योगी जी लुंगी उठा के खड़े थे, बताइए? कौन सी बाढ़ में गए भाई? वो कहीं नहीं गए। ये सिर्फ एक परसेप्शन, ये हेलीकॉप्टर से ऊपर से हाथ हिलाने से ये नहीं होता है कि नेता बाढ़ में लोगों के बीच खड़ा होता है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता नहीं, वो धनंजय जी बताएंगे, लेकिन मैं यहाँ जब स्टूडियो में खबर पढ़ता हूँ सर ना, मैं स्टूडियो में खबर पढ़ता हूँ, मैंने कई जगह तस्वीर दिखा है, वो बोट में बैठ के जा रहे थे सर। देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हाँ। ये फोटोबाजी, ये एक्टिंग बाजी, और जिस तरह से कभी कंधे पे हाथ रख के, कभी जाते हुए, कभी मुस्कुराते हुए, कभी बताते हुए। देखिए, जनता के बीच आप कुछ मत करिए। अगर आप जनता के बीच आप पहुंच जाते हैं तो कई बार होता है जनता का मूड बदल जाता है। क्या इस चीज को भी आप समझ नहीं पाए? देखिए, मेरी बात, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जी कराइए। ये जितने भी प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश आए, हाँ, इन लोगों ने, जितने भी लोग, परिवारों के जो लोग गए, जिनकी मृत्यु हुई, पूरी बीजेपी तमाशा देखती रही, एक व्यक्ति के पास भी नहीं गई। किसान भी मारे गए, उनके पास भी नहीं। ठीक है धनंजय जी, जवाब दीजिए। अब देखिए, अब हम लोग मूल्यांकन करने बैठे हैं इस एग्जिट पोल के आधार पर। धनंजय जी जवाब दे दिए। इसके बाद विनोद जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे प्रबोधन ग्रुप के हेड हैं रिसर्च, इन्होंने पूरा सर्वे किया है और उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन धनंजय जी आप जवाब दे दीजिए सत्येंद्र यादव जी का। देखिए, ऐसा है भाई साहब कि विपक्ष की बड़बड़ाहट और विपक्ष की बौखलाहट बिल्कुल समझ में आ रही है। आपके एग्जिट पोल देखने के बाद से विपक्ष हताशा और निराशा के गहरे सागर में डूबा हुआ है। इससे हम भी अदतन है और आप भी अदतन है। लेकिन कहने का मतलब, आजकल टीवी पर प्रचार देखते हैं कि दाग अच्छे हैं, लेकिन हमारे सपा के दाग इतने गहरे हैं, इतने बदनुमा हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी और रियासत की राजनीति अब नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री होगा, ऐसा ट्रेंड अब नहीं चलने वाला है। और जो योग्य होगा, जो जनता की सेवा, मैंने आपके पीछे बोला था क्या सत्येंद्र भाई? लगातार बोला था क्या? यही आपकी समस्या है। ठीक है, आएंगे सत्येंद्र भाई, आएंगे। अब तो सर देखिए चुनावी दौर खत्म हो गया है, अब समीक्षा का दौर है, एक एक करके समीक्षा करते हैं। सत्येंद्र भाई आप लगातार बोल रहे थे, मैंने बोला बीच में? नहीं बोली धनंजय जी बोलिए। नहीं सत्येंद्र जी बहुत मुस्कुरा के अच्छे प्रवक्ता है, बोलिए जी। सपा भाई, सत्येंद्र भाई मैंने कुछ कहा? अरे आप अपनी बात पे ध्यान दीजिए। सोने का मादा रखिए, लग रही है सोने का साहस रखिए। अरे अगर आप सुनेंगे ना, न्यायालय में बैठे क्या आप बताएंगे मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है? जाए और सुना ज्यादा जाए। अरे आप कहीं न्यायालय में बैठे क्या, न्यायाधीश है क्या आप? अरे अपनी बात रखिए, आप ज्यादा मत होशियार बनिए। नहीं ठीक है, इसीलिए ऊपर वाले सत्येंद्र जी बोलने दीजिए। सुनिए ज्यादा, नहीं धनंजय जी देखिए, अपना काम करिए। ऐसे बदनुमा दाग है कि उत्तर प्रदेश की जनता आपको नहीं स्वीकार करने जा रही है। उस गुंडा राज को वापस नहीं लाने जा रही है, उस माफियाओं के राज को, बाहुबलियों के राज को, उस आतंक को, जिसको उत्तर प्रदेश ने किया है, वो दोबारा से नहीं झेलने जा रहा है। एग्जिट पोल से आप उत्साहित हैं, 10 तारीख का इंतजार करिए। अंजनी भाई, मैं एग्जिट 10 तारीख का इंतजार करिए। संजीव जी भी कह रहे हैं और सत्येंद्र जी भी कह रहे हैं कि कई बार एग्जिट पोल के आंकड़े बदल जाते हैं, कई बार हमने देखा भी था। देखिए हमारे कुछ लोगों ने देखिए, एक बिहार में कहावत थी कि कुछ लोगों ने सदरी में कुर्ता सिलवा लिया था, लेकिन वो मौका नहीं मिला था एग्जिट पोल देख के। तो कई बार ऐसा होता भी है। आएंगे विनोद जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ हमारे जो हमने रिसर्च किया था प्रबोधन ग्रुप के साथ, उनके हेड है और ग्राउंड पे जाके पूरी टीम ने रिसर्च किया और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए थे और किन मुद्दों पर जनता ने मतदान किया है, इन तमाम चीजों को समझेंगे और समीक्षा करेंगे कि बीजेपी की बढ़त और समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन सत्ता के जादुई आंकड़े तक वो नहीं पहुंच पाई। इसके पीछे की वजह क्या है? 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुका है, 10 तारीख को उसके नतीजे आने वाले हैं। उसके पहले तमाम चैनलों पर एग्जिट पोल भी सामने आ रहे हैं और न्यूज इंडिया और प्रबोधन ग्रुप ने जो एग्जिट पोल किया है उसके आंकड़े भी हम आपके सामने लगातार रख रहे हैं, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा राज्य है और पूरे देश की निगाहें उस पर थी और हमने उसके आंकड़े सामने रखा, उस पर चर्चा भी हमने की।
जो हमारे आंकड़े हैं उस मुताबिक बीजेपी करीब 241 सीट पे जा रही है, समाजवादी पार्टी 144, बीएसपी 9 और अदर्स के पास 9 सीट जा रही है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि सीट कम हो रही है बीजेपी की, लेकिन वो सत्ता में वापसी कर रही है। इसको लेकर हमने दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं से बातचीत की। जाहिर सी बात है, आंकड़े जिसके पक्ष पे नहीं होते हैं वो कहते हैं हम फाइनल इंतजार करेंगे, और जिसके पक्ष में होते हैं वो अपनी पीठ थपथपाते हैं। लेकिन अब हम विनोद जोशी जी के पास चलेंगे, जो हेड है प्रबोधन ग्रुप को, उनसे समझेंगे। सर, चूंकि यूपी पर सभी की निगाहें थी और सबसे पहले हम चर्चा यूपी पे ही कर रहे हैं, ये जो रिसर्च आपने किया, जो एग्जिट पोल किया, इसमें जो आंकड़े आए 241 तक बीजेपी पहुंच रही है। सपा को हालांकि 100 सीट का फायदा हो रहा है, लेकिन वो आंकड़े तक, जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पा रही है। अब इसमें जो है किन इश्यूज पे आप गए थे, क्या एक तरीका था, फॉर्मेट था, क्योंकि सत्येंद्र यादव जी को अभी भरोसा नहीं हो रहा एग्जिट पोल पर? जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ जी, देश का सबसे बड़ा राज्य है जिसपे सभी की निगाहें थी, और अधिकतर कहते हैं कि जो यूपी जीता वही केंद्र जीतता है। इस कारण हमने भी बहुत मेहनत की और लगभग 7 बार हमारा सर्वे हुआ। सबसे पहले जब हम सर्वे कर रहे थे तब 180 सीट मिल रही थी और 162 सीट सपा को मिल रही थी। अच्छा। लेकिन जैसे ही, क्योंकि 6-7 महीने पहले अखिलेश जी प्रचार के लिए निकल चुके थे, इसलिए उनका माहौल बनता गया था। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे आगे समय गुजरता गया, कभी 180 से 185 हो गई, 90 हो गई, 203 हो गई और 213 हो गई, और लास्ट में 223 पे हम रुक गए। और इसके बाद एग्जिट पोल का इंतजार करने लगे, और आज एग्जिट पोल में हमने देखा कि 226 सीटें बीजेपी जीत रही है, और उसके सहयोगी अपना दल 9 सीटें और 6 सीटें निषाद पार्टी। हम निषाद पार्टी को, जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 सीट उनको दी, तब हम सोच रहे थे कि ये निषाद पार्टी को इतनी सारी सीटें कैसे दे रहे हैं। लेकिन जब हम फील्ड वर्क कर रहे थे तब हमने देखा कि हर नदियों के किनारे, उत्तर प्रदेश पूरा नदियों के किनारे, सबसे ज्यादा नदियां उत्तर प्रदेश में है, उसके किनारे जो निषाद जाति केवट, जिनके वोट भी बहुत ज्यादा गिरते हैं, हमने देखा कि कहीं 50,000 वोट हो तो वो 42,000 तक वोटिंग कर लेते हैं। इस प्रकार का बहुत बड़ा फायदा यहाँ बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा था जी। और उसी के कारण हमने देखा कि निषाद और एक अपना दल, ये 2 पार्टियां जुड़ी, जिससे कि उनको काफी सीटें पूर्व में ज्यादा फायदा हुआ। और एक में और एक व्यक्ति का मैं यहां जिक्र करना चाहता हूं, जिन्होंने महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया और गोरखपुर, इन 4 जिलों में लगभग 12 सीटें जीता दी बीजेपी को। उनका नाम है एनपी सिंह, पीएन सिंह करके, कोई आरपीएन सिंह, कोई कांग्रेस के नेता, हाँ, कांग्रेस के नेता जो कि बीजेपी में आए थे, हाँ। जो कि कांग्रेस के बहुत ही बड़े लीडर थे। ये बहुत बड़ा गेम हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो ये जो गेम सर एक समाजवादी पार्टी ने भी किया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने पाले में मिला लिया था, क्या वो फैक्टर काम नहीं किया क्या वहां पे? स्वामी प्रसाद मौर्य का एक इलाका है 2-4 सीटों पे, हाँ सिर्फ, और ज्यादा मौर्य का जो उप मुख्यमंत्री हैं, अच्छा, उनका बीजेपी के उप मुख्यमंत्री मौर्य का ज्यादा प्रभाव दिखा। हमने कई जगह पे जहां पे भी मौर्य वोटर्स है, उनको हमने पूछा कि आप किस मौर्य को चाहते हैं, तो ज्यादातर लोग 70% मौर्य जो उप मुख्यमंत्री है उनके साथ थे, और अच्छा। उनके साथ 30%। इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं हुआ जो सोच रहे थे कि मौर्य से ज्यादा। आपने बताया कि चुनाव के 3-4 महीने पहले तक लगभग सपा की सरकार बन रही थी। आखिरी के महीनों में ऐसा क्या हुआ कि बाजी पलट गई? आखिरी महीने में ऐसा है कि वो कहावत है ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, ऐसा कुछ कहावत है। हम तो राजस्थान के, लेकिन यूपी में ज्यादा बोलते हैं इस कहावत को। तो अखिलेश जी अकेले पड़ गए। हाँ, अच्छा। तो जब बीजेपी के पास क्या है कि बहुत सारे ताल तंत्र हैं, उनके पास बहुत सारी बहुत लोग लग जाते हैं, इनके पास इतने प्रचारक के बड़े बड़े नेता हैं, और अखिलेश जी ने ऐसी टीम नहीं बनाई, ऐसे नेताओं को आगे या तो आने नहीं दिया, या फिर उन्होंने उन लोगों की वैल्यू नहीं की। एक चीज हम समझना चाहेंगे, शिवपाल यादव भी घर पे एक चीज समझना चाहेंगे सर आपसे कि इस बार जो चुनाव आयोग ने कहा था कि भाई रैलियां नहीं होंगे, रोड शो नहीं होगा,
और चीजें जो है कि वर्चुअल तरीके से प्रचार होगा, तो इसमें हमने देखा, खुद अखिलेश जी ने भी कहा कि इसमें भाई बीजेपी बहुत आगे है, इसमें हम थोड़ा पीछे, हम कैसे वर्चुअल रैली करेंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, वो टेक्निकली बहुत स्मार्ट हैं। वो कहते भी कि भाई बाबा तो कुछ नहीं कर पाते, हम बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे थे कि वर्चुअल रैली हम कैसे करेंगे, हम उतने जो है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्या ये जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस थी, जो कोरोना की वजह से जो कुछ मजबूरियां थी, उसमें भी कहीं बीजेपी आगे निकल गई, सपा और बाकी पार्टियां पिछड़ गई क्या? बिल्कुल, जो प्रचार प्रसार एक व्यक्ति करता है और कई लोग अलग अलग, हर एक विधानसभा में ऐसे प्रत्येक नेता उनके चले गए, जिसके कारण ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। जो डोर टू डोर कैंपेन का असर दिखा, हमने देखा अखिलेश जी डोर टू डोर कैंपेन से बचते रहे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या बस में चलते थे, और इनके बड़े नेता डोर टू डोर जाते थे। डोर टू डोर, ये इसका फर्क पड़ा काफी। अच्छा, और कई सीटें बाद में बीजेपी की तरफ झुकती गई। और एक देखा गया कि यादवों का कई जगह पे हमने ये भी देखा कि जैसे मैनपुरी में ही 2 सीटें मुझे लग रहा है बीजेपी को आ रही है, जबकि अच्छा। उनका खुद का जिला है, गढ़ है। हाँ। तो वहां पे ये उनके मेन नेता नहीं, लेकिन नीचे के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो कुछ वहां पर कह सकते हैं कि अराजकता फैलाते हैं, जिसके कारण वोटर्स नाराज थे। तो उन्होंने बीजेपी को वहां पे भी जीताया है। तो अच्छा, जब तीसरा चरण आता है तो ऐसा लगता है जैसे ये इटावा और ये पूरा यादवों का गढ़ है, लेकिन यहाँ काफी लीड ली, पहले और दूसरे से भी तीसरे में अच्छी लीड मिल गई उनको, क्योंकि 2 जो उस पक्ष में 2 कानपुर और बुंदेलखंड, ये जो सीटें हैं वो बीजेपी को काफी प्लस कर गई। अच्छा, ये किसान आंदोलन को लेकर जो नाराजगी थी, माना जा रहा था कि पश्चिमी यूपी में पहले दूसरे चरण में और तीसरे चरण तो चौथे चरण में हम तो सपा के गढ़ में पहुंच जाएंगे, तो यहां पर बीजेपी को काफी नुकसान होगा। लेकिन जो हमारा एग्जिट पोल है उसमें हम दिखा रहे हैं कि पहले चरण में 38, जबकि वो 17 में 53 थे, और दूसरे में 27 है और 17 में वो 38 थे। ये माना जा रहा है कि करीब इनका 30-40 सीट का नुकसान हुआ, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 15 से 20 सीटों का ऐसे ही नुकसान हो रहा है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जी, यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट चरण में जी मैंने देखा कि यहाँ पर निषाद 3 सीटों पे निषाद 65,000, 60,000 और 40,000 है। वो अच्छा। तीनों सीटें बाह, एतमादपुर और फतेहाबाद, इस प्रकार की 3 सीटें यहाँ आगरा की ये प्लस हो गए। फिर खेरागढ़ में भी कांग्रेस ने बहुत ज्यादा, मतलब कंपटीशन बीजेपी और कांग्रेस का था, वहां पे भी बीजेपी जीत रही है। अच्छा, फतेहपुर सीकरी एक माइनस थी, वहां पे भी काफी लीड ले ली बीजेपी ने। और इस प्रकार आगरा में मैं सोच रहा हूं कि एक भी सीट शायद सपा को नहीं मिले। अच्छा। आगरा जिले में, मथुरा में हमने थोड़ा कमजोर माना था, सबसे कमजोर यदि फर्स्ट फेज का कोई जिला था तो वो मथुरा था। तो मथुरा में लेकिन धीरे धीरे कवर किया उन्होंने, मथुरा सीट वो शर्मा मंत्री को भी जीतने तक पहुंचा दिया। और गोवर्धन सीट, इसके बाद छाता, इस प्रकार की 3 सीटें वहां पर भी आगे बढ़ गए। और जैसे शहरों में नोएडा और गाजियाबाद में लगभग सभी सीटें जीतने पे है भारतीय जनता पार्टी। बागपत में भी 1 सीट, मैं बोल रहा हूं बागपत, जो कि धामा एक विधायक है, वो अपने आप में खुद के बल पर जीतने का प्रयास कर रहा है, जो उनकी अच्छी खासी पकड़ है वहां पर। ठीक है। तो इस प्रकार फर्स्ट फेज में काफी लीड ले ली है, लेकिन सेकंड फेज जैसे ही जाते हैं हम, तो वहां पर मुस्लिम 52%, 55%, एक ही 4 लाख में से 2 लाख वोटर भी कई सीटों में मुस्लिम हैं। तो जहां 2 लाख हैं, 1.5 लाख हैं, 1,20,000 हैं, 1 लाख तक, वहां तक सपा जीतती रहती है। लेकिन जैसे ही 1 लाख से नीचे मुस्लिम जाते हैं, वहां पर बीजेपी मुस्लिम और हिंदू वोट ऐसा 80-20 का फॉर्मूला काम कर गया। HM का प्रयास हो जाता है। ठीक है। और वहां सर, पर थोड़ा उत्तराखंड की चर्चा रहती कर लेते हैं। यूपी हमने चर्चा कर लिया, उत्तराखंड की बात कर लें तो उत्तराखंड के आंकड़े जरा दिखाइए। और उत्तराखंड में जो हमारा एग्जिट पोल हुआ उसमें बीजेपी को 32, कांग्रेस को 32, बीएसपी को 2, यूकेडी जो सबसे पुरानी पार्टी है उसको 1, अदर्स के पाले में 3। और इस पर जो है पार्टियों का हम रिएक्शन ले लेंगे, इसके बाद विनोद जोशी जी के पास चलेंगे। विनोद जी, जैसे ये आंकड़े आए हैं, हालांकि ये माना जा रहा था कि उत्तराखंड का यही ट्रेंड चलता है कि एक बार बीजेपी की सरकार आती है, फिर कांग्रेस की, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी। इस बार जो एग्जिट पोल है, जो हमारे आंकड़े आ रहे हैं, उसमें दोनों बराबर 32-32 आ रहे हैं। जोशी जी, ऐसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का एक भाग है उत्तराखंड भी। पहले कभी रहा करता था। तो जैसे उत्तर प्रदेश में यदि 30-35 साल बाद
दूसरी बार, पहली बार ऐसा मतलब रिपीट कर रही है कोई सरकार। हाँ। तो मैं समझ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार का माहौल होगा और बीजेपी को 32 और कांग्रेस को 32 दी हमने। हाँ। लेकिन हो सकता है कि 1-2 सीटें बीजेपी और ज्यादा जीतकर सत्ता के करीब आ सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। अच्छा, ठीक है। अब धनंजय जी, उत्तराखंड की बात कर लें। उत्तराखंड में ये कहा भी गया कि भाई कोई पार्टी सत्ता में वापसी नहीं कर पाती है, तो क्या ये मिथक टूटेगा इस बार? हालांकि हमारे जो एग्जिट पोल है उसमें है लड़ाई बराबर की है, तो बाकी का जो आंकड़ा वो कहां से जुटाएंगे आप? अजनी जी, देखिए, इस चुनाव में कई नए इतिहास बनेंगे और कई चीजें इतिहास हो जाएंगी। कई लोग इतिहास हो जाएंगे और कुछ पार्टियों के सपने भी इतिहास हो जाएंगे। कुछ लोगों के जो स्वप्न देख रहे हैं वो भी इतिहास हो जाएंगे। बात इस एक पार्टी आती थी, दोबारा क्यों नहीं आ पाती थी? क्योंकि वो समीकरण की बात करती थी। हम जनता से जुड़े हुए मुद्दे की बात करते हैं, हम सरोकार की बात करते हैं, हम सहकार की बात करते हैं, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मोदी जी के दिए हुए महामंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम एक एक व्यक्ति की जन आकांक्षाओं की पूर्ति कर रहे हैं कि जन आकांक्षाओं की राजनीति हो रही है। समाजवाद के नाम पर परिवारवाद नहीं चलाया जा रहा। आपने बदले, एक व्यक्ति के लिए सत्ता नहीं चलाई जा रही। नाराजगी थी, 3 मुख्यमंत्री हमारे यहाँ हर व्यक्ति योग्य है और हमारे यहाँ पद नहीं, दायित्व है। आपको जो दायित्व दिया जाएगा आप उसकी पूर्ति करेंगे। आपको किसी अन्य दायित्व में लगाया जाएगा, किसी दूसरे को उस दायित्व दे दिया जाएगा। तो इसके लिए बदलने का मतलब ही नहीं है। हमारे यहाँ पद होता ही नहीं, दायित्व होता है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग दायित्वों का निर्वहन कर रहे होते हैं। उनकी योग्यता, क्षमता और कार्यशैली के अनुरूप उनको कार्य दिए जाते हैं। 3 मुख्यमंत्री आपने बनाए, क्या पहले दूसरे में वो पद संभालने की वो क्षमता नहीं थी क्या? नहीं, क्षमता सब में थी। हमारे यहाँ 30 और लोग हैं जिनके पास वो क्षमता है, लेकिन तो चुनाव मतलब किसी एक का ही हो सकता है ना, किसी एक को ही बैठाया जा सकता है ना। हमारे हर कार्यकर्ता जो है वो नीति नियत से और संगठन से होकर गुजरता है, गढ़ा जाता है। हर व्यक्ति योग्य होता है, लेकिन जगह तो किसी एक को ही दी जा सकती है। अन्य किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता और कार्यशैली और क्षमता के अनुरूप कोई अन्य कार्य दिया जाता है। किसी अन्य व्यक्ति को दायित्व के पर लगाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो भी व्यक्ति दायित्व को संभालता है वो संगठन उस पर पूरी दृष्टि रखता है और वो देश के, जनता के और प्रदेश के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। इसीलिए हम अपनी नीति नियत और उससे बिल्कुल निश्चित तौर पे बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार बहुमत के साथ आएगी। ठीक है सत्येंद्र जी, अब ये देखिए यूपी के बाद पड़ोसी में हम चलते हैं अगर राज्य उत्तराखंड में, तो यहाँ पे जो हमारा एग्जिट पोल है 32-32 का आंकड़ा दिखा रहा है कि कांग्रेस 32, बीजेपी 32, यूकेडी जो सबसे पुरानी पार्टी है वो 2 और अदर्स के पास भी लगभग 3 जा रहा है, यूकेडी के पास 1 आ रहा है। तो अब आप देखिए बीएसपी ने फाइट किया, बीएसपी के पाले में 2 सीट जा रही है हमारे एग्जिट पोल में। अच्छा, इसमें जो अदर्स में भी है, हमने जोशी सर से पूछा कि क्या इसमें आम आदमी पार्टी है, तो उन्होंने साफ किया कि नहीं, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिली, हालांकि वो कांग्रेस का खेल बिगाड़ रही है। तो यहाँ पे जो लड़ाई हो रही है, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का खेल खराब कर दिया? सत्येंद्र जी, देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी इस बात में हमेशा सफल रहती है कि इनकी जो बातें होती हैं वो लोगों को भ्रमित करती हैं और उनको भटकाने का काम बहुत बेहतरीन तरीके से करती हैं। दूसरे शब्दों में बोलो कि आकर्षित करती हैं, आकर्षित करती हैं लोगों को और लोग उसमें फंस भी जाते हैं। सही करेक्ट किया। हाँ, दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जी जहां भी आप देखेंगे, चाहे आयोग की या प्रशासन की, हाँ, बीजेपी को मालूम है कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। हाँ, प्रधानमंत्री जी के एक टेलीफोन पे आयोग आता है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के एक टेलीफोन पे जिलाधिकारी 65 लाख रुपए अपने कोष से निकाल के भारतीय जनता पार्टी की रैली सफल बनाने के लिए जाता है। उत्तराखंड में आपने ये देखा कि जो उत्तराखंड में बढ़त हो रही है कांटे की लड़ाई, इसमें ये तंत्र, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया गया है। आपका आकलन यही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, पूरा प्रशासन उनके हाथ में है। हाँ। और सीधी सी बात है कि इनके पास अनाप शनाप पैसा है जो ये जनमत की नहीं, ये धन की भी लूट करते हैं। अच्छा, ये जितना पूरे, हाँ, ये बड़े भारी तादाद में ये सरकार का पैसा पार्टी के लिए, निजी इस्तेमाल के लिए और पार्टी के लिए खर्च करते हैं। हाँ। और उस पैसे के तमाशे से ही पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो चाहे विज्ञापन हो, चाहे अखबार हो, चाहे पोस्टर हो, एकदम रंगा होता है, पुता होता है। अच्छा, मुझे लगता है कि सर आप लोग जो है 2017 में सीम चूक गए ना, आप लोग प्रचार उचार नहीं कर पाए, आप लोगों ने जो सरकारी धन का इस्तेमाल जो है अपने पार्टी के लिए नहीं किया।
अपने लिए कर लिया, इसलिए गड़बड़ा गया क्या मामला सब? देखिए 2017 में आप देखिए, आप नहीं आप देखिए, ये जनमत का निरादर नहीं करना चाहिए। जी जी। वो एक अलग बात है कि आपके एग्जिट पोल में आप कुछ कह रहे हैं। 2017 का जो चुनाव हमने लड़ा था, 2017 के चुनाव में वोट परसेंटेज देखिए आप। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी को वोट नहीं पड़ा है, और ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी का संगठन नहीं है और समाजवादी पार्टी को वोट नहीं पड़ता है। अच्छी लड़ाई लड़े सर, मैंने कहा भी था कि कई सीट ऐसी थी जहां पे आप लोग 5,000 10,000 की मार्जिन से आ रहे थे। जी अरे नहीं भाई, आप 1500 की भी बात करिए। हाँ, जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी एक बेहतरीन संगठन है। बिल्कुल। माननीय अखिलेश यादव एक बेहतरीन नेता है। बिल्कुल। और मुझे पूर्ण विश्वास है 10 तारीख को उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जो सर, अब देखिए, अब यही चीज है कि इन सब होगी। चीजों को जनता तक आप कैसे कनेक्ट करेंगे? देखिए, आप खुद मान रहे हैं कि बीजेपी जनता से कनेक्ट हो पाती है, और वही थोड़ी देर पहले मैं यही बोल रहा था कि जनता के बीच आप लोग गए नहीं, यही ठीक है। अब संजू कौशिक जी आपके पास आएंगे। एक 10 सेकंड में चाहूंगा। जी सर। दूध को दूध बनाए रखने में बहुत समय लगता है, लेकिन उसको मट्ठा बनाने के लिए 4 बूंद ज्यादा काफी हो जाते हैं। हाँ। बीजेपी जो जहर घोलती है, लोगों को जो भ्रमित करती है, और उसके बाद जो सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल करती है, ये उसकी यूएसपी है। इसे मैं स्वीकार करता हूँ कि तंत्र का इस्तेमाल और जनता को भ्रमित करना, ये दोनों ही काम बीजेपी के बहुत बेहतरीन होते हैं। तो चलिए, इससे आपने कुछ सीखा? हाँ बिल्कुल, इससे बहुत कुछ सीखा है। इसका क्या ठीक है संजीव जी देखिए, हम लोग तो भाई राजनीति के विद्यार्थी रहे हैं प्रयागराज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, तो उसमें इन सब चीजों को ग्रहण करते रहना चाहिए। अंजनी जी, आपकी डिबेट बहुत अच्छी रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। अब संजीव जी, उत्तराखंड की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उत्तराखंड में बड़ी कांटे की लड़ाई हो रही है, और इस बार क्या लगता है क्या सर कि वो इतिहास बीजेपी दोहरा पाएगी, या जो मिथक है कि 5 साल एक पार्टी 5 साल एक पार्टी, वो वहां पे आप क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि हमारे जो एग्जिट पोल पे नतीजे आ रहे हैं वो 32 सीट की है। संजीव जी देखिए, यदि कांटे की लड़ाई आप दिखा रहे हैं और देख पा रहे हैं, बोलना कि 5 मिनट रुक जाओ यार, बोलेंगे तब शुरू करना, बोले जी संजीव जी। मुझे लगता है कि जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं, यदि वो आंकड़े में सच्चाई है तो भारतीय जनता पार्टी वहां भी सरकार बनाने में सफल होगी। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जिस तरह की होती है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ती है, जितने शिद्दत से चुनाव लड़ती है अपनी पूरी ताकत झोंक के, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो या एक अदना सा परिषद का चुनाव हो, सारे चुनाव को जितने शिद्दत से लड़ती है और जितनी पूरी ताकत झोंकती है, सारे पार्टियों को उससे नसीहत लेने की जरूरत है। 24 आवर्स इलेक्शन मोड में रहना, जमीनी कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहना, ऐसी बहुत सारी खूबियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करती है। ये जो कमियों की बात कर रहे हैं, पिछले 1 साल में विपक्षी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सक्रियता अपनी दिखाई है, उसके नतीजे आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी से ही नसीहत लेकर के वो 5 सालों तक जमीन पर काम करते हुए यदि दिखाई देती वो, तो निश्चित तौर पे नतीजे और इससे ज्यादा बेहतर। अच्छा, उत्तराखंड में सर आप क्या देख रहे हैं? उत्तराखंड में हमने देखा कि इस बार पिछले बार जब लोग 2017 में बात कर रहे थे, तो हमने देखा कि वहां पे कांग्रेस के पाले में गुटबाजी बहुत ज्यादा थी, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इस बार तो काफी हद तक हरीश रावत हालांकि एक बार नाराज हुए थे, और वहां पर फिर 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, फिर ऐसे करके कुछ चीजें मैनेज करने की कोशिश की गई थी। हालांकि इस बार जमीन पर बहुत गुटबाजी नहीं दिखी, लेकिन फिर ये रिजल्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि होता यह कि कांग्रेस को कांग्रेस वाले ही हराते हैं। इस बार क्या देख रहे हैं उत्तराखंड में, कांग्रेस पीछे क्यों? और उत्तराखंड में कांग्रेस पीछे क्यों और कांग्रेस को कांग्रेस वाले ही हराते हैं, ये कहते हुए अब पंजाब जाएंगे। आप 2 मिनट में जाने वाले हैं पंजाब की राजनीति पे भी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस पार्टी को भी अपने आप में बहुत बदलाव लाने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी यदि हाशिए पे है और लगातार वो अपने आप से अपने रणनीति से जूझती हुई नजर आ रही है, तो उसमें भी आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। ठीक है सर, आपने कहा पंजाब में, तो हमारे पास समय कम है, पंजाब चलते हैं। और पंजाब पे सभी की निगाहें हैं, क्योंकि पंजाब में जो हमारा एग्जिट पोल है उसमें तो हमने देख रहा है भाई चमत्कार हुआ है। आम आदमी पार्टी ने बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ी है पंजाब में। जो हमारा एग्जिट पोल है भाई, पंजाब का एग्जिट पोल दिखाइए, आप आंकड़े रखिए टीवी स्क्रीन पर। पंजाब में 117 में से कांग्रेस को 35, अकाली दल को 20, आपको 52 सीट यानी सत्ता के करीब पहुंचती आम आदमी पार्टी दिख रही है। बीजेपी यहाँ पे 9 है और अदर्स में 1 है। अब एक बार जोशी सर के पास चलते हैं। सर देखिए, अब पंजाब के जो आंकड़े आ रहे हैं इसमें हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है, यानी सत्ता के आंकड़े के करीब ही पहुंच चुकी है। बीजेपी यहाँ पर अलग गठबंधन में है, तो क्या लग रहा है? बीजेपी पहले भी छोटे भाई की भूमिका में थी, अभी भी वही है। तो ऐसे में कांग्रेस में देख रहे हैं कि काफी नुकसान हुआ है, 35 सीट पे वो आ गए हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस
और आम आदमी पार्टी की लड़ाई पहले भी मानी जा रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की इतनी बढ़त, इसके पीछे के क्या समीकरण दिखा वहां पे? जोशी सर। हाँ जी। जिस प्रकार पंजाब में मैंने देखा कि 1 महीने पहले जो हमने हिसाब किताब लगाया था सर्वे का, उसमें कांग्रेस 42 सीटें जीत रही थी। हाँ। और 33 सीटें जीत रही थी आप। जब हमने देखा कि 3 चीजें जो माइनस कर गई कांग्रेस को, सबसे पहले तो सिद्धू और चन्नी की लड़ाई जो लोगों में, जनता में दिखी कि ये दोनों अलग अलग विपरीत दिशा में चल रहे हैं। मुख्यमंत्री की दौड़, कुर्सी अभी आई नहीं है, इसके पहले दौड़ लगा रहे हैं। तो ये जो इफेक्ट जनता पे पड़ा, इसका असर हुआ और यहां आप थोड़ा आगे बढ़ गई और कांग्रेस पीछे रह गई। इसके बाद दूसरा जो है वो करोड़ों रुपए के नोट जो दिखे टीवी पे लगातार पंजाब के इलेक्शन में, जो तो वो उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो उनके भतीजे हनी का आया था। तीसरी बात एक और है कि संगरूर में जब आपका मुख्यमंत्री घोषित हुआ तो संगरूर में 1 सीट जीत रही थी, लेकिन इसके बाद 5 सीटें संगरूर की उनके प्लस हो गई। इस प्रकार से ये 52 सीटों तक पहुंच गई आप, और नीचे खिसक के 42 से 35 तक पहुंच गई कांग्रेस। और यहाँ अकाली दल 20 सीटें जीत रही है और 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो अकाली दल का लगभग बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, ज्यादा फायदा हुआ है। अच्छा ये बताइए, अमरिंदर सिंह जो वहां पर उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, और आपने देखा होगा जो किसान आंदोलन जिसकी शुरुआत पंजाब से हुई थी, और सबसे पहले विधानसभा में जो इस बिल के खिलाफ जो वोटिंग हुई थी वो पंजाब में हुई थी, और किसने कराई थी? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कराई थी, मुख्यमंत्री रहते हुए। बिल्कुल। तो अब जब वो बीजेपी के पाले में आ गए तो क्या लग रहा है उनकी बोहनी होगी या नहीं इस बार आपके आंकड़ों में? ये पूरा किसान आंदोलन का यदि कोई पीछे सबसे बड़ा डायरेक्टर यदि कोई हो, तो वो है अमरिंदर सिंह। और अमरिंदर सिंह ने ये पंजाब में पहले शुरू किया और उसको दिल्ली तक पहुंचा दिया। इसमें पूरा हाथ उनका था, ये किसान आंदोलन का। और उसका परिणाम ये है कि खुद अमरिंदर सिंह अपनी 1 सीट बचा सके हैं पटियाला की, अपनी खुद की। और इसके बाद कोई सीट उनको नहीं आने वाली, 1 ही सीट आने वाली है। किसान जो थे, जिस तरह कुछ पार्टियां किसानों की थी जो चुनाव मैदान में आ गई थी, क्या उन लोगों ने कांग्रेस को डेंट कर दिया क्या? हाँ, वो भी है एक बहुत बड़ा किसानों का जो कांग्रेस ने जिस प्रकार से किसान आंदोलन में पूरी तरह से शामिल हो गए थे, उसका असर है। अकाली दल भी उसी का परिणाम है। दोनों पार्टियां, अकाली दल और कांग्रेस को, दोनों के लोग, जनता है उन दोनों से बोर हो गई थी लगातार, एक बार ये, तो उनको एक विकल्प चाहिए जहां पे बीजेपी बहुत पीछे थी। आते सर, चूंकि हमारे पास समय कम है, रिएक्शन ले लेते हैं। धनंजय गिरि जी, चूंकि अभी अमित शाह को भी हमने सुना था, वो ये मान रहे थे कि भाई 4 राज्यों में हमारी सरकार बनेगी, और 5वां यानी पंजाब में आप लोग पहले से मान चल रहे थे कि हम लोग बेहतर करेंगे लेकिन सरकार में नहीं आएंगे। लेकिन क्या लगता है कि कैप्टन अमरिंदर से एक नए गठबंधन में जाने के बाद कुछ फायदा आपको दिख रहा है, क्योंकि 9 सीट आपकी होती दिख रही है? हम लोग सत्य के साथ रहने वाले लोग हैं। जो आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि 4 राज्यों में हमारी सरकार है, उसी को रिटेन करेंगे। और पंजाब में हम छोटे भाई की भूमिका में पहले से रहे, हमारा सहयोगी दल रहा है, और हम सरकार में भी रहे हैं अपने सहयोगी के साथ। लेकिन आज हमारे परिस्थिति बस हमसे अलग है, इसलिए हम नए सिरे से संगठन को खड़ा कर रहे हैं, नए सिरे से चीजें खड़ी हो रही है, इसलिए हम धीरे धीरे अच्छा करेंगे। अब मैं उस बात पे आता हूँ जो हमारे सपा के प्रवक्ता ने हम पर आरोप लगाया कि धनबल का दुरुपयोग का। सत्ता हमारे लिए सेवा का माध्यम है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं अंजनी भाई, नहीं याद है तो उनको रिकॉर्ड दिखा दीजिए कि आज से अधिक संपत्ति के मुकदमे चल किस पे रहे हैं। आज से अधिक संपत्ति के मुकदमे उत्तर प्रदेश में किस परिवार पर चल रहे हैं, जो आय का सोर्स आज तक नहीं बता पा रहे हैं। अब देखिए सर, उन्होंने माना कि आप लोग जो धन करते हैं अपनी पार्टी पे खर्च करते हैं, उन्होंने अपने पे कर दिया, इसलिए आज से अधिक संपत्ति हो गई। पार्टी पे तो कोई जांच होती नहीं है। क्या सतेंद्र भाई? ठीक है, आएंगे संजीव जी। चूंकि आपके मुंह से अच्छा नहीं लग रहा है ये बात। अच्छा ठीक है, सॉरी। लेकिन देखो, एक पत्रकार का जो आपने बात कही उसी बात मैंने कहा, नहीं, आपके जो बात आपने कही उसी बात मैंने कहा था जी। आपके चैनल पे कई एंकरों के साथ बैठता हूं, लेकिन आपसे मुझे उम्मीद नहीं रहती। नहीं, देखिए मेरे साथ क्या है सर, देखो हम लोग जो आपने बोली ना, थोड़ा मैं उसी पे कटाक्ष कर देता हूँ उसको आप अन्यथा ना लें। संजीव जी, सत्य सामने आ ही जाता है। नहीं सर, देखिए आपने क्या किया है, नहीं आता है। देखिए धनंजय जी, अब इस पे आप जाएंगे तो बीजेपी पार्टी की जो आमदनी बढ़ी है उस पर सतेंद्र भाई को पता है कितनी आमदनी बढ़ गई है, उसी पे उन्होंने कटाक्ष किया था। संजीव जी, अब ये जो पंजाब के आंकड़े जिस पर हम लोग चर्चा कर भी रहे थे, पंजाब में क्या लगता है कि दिल्ली वाला जो जादू था पंजाब में चला केजरीवाल का,
और हमने देखा कि जो पंजाब की सियासत वो थोड़ा अलग होती है, हमारे यूपी बिहार और उत्तराखंड तरह के जाति पात पे धर्म पे ज्यादा वहां की राजनीति थोड़ा अलग होती है। इस वजह से आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पर चुनी गई वहां की जनता ने। अंजनी जी, जो एग्जिट पोल आप दिखा रहे हैं उसके हिसाब से यदि बात की जाए तो निश्चित तौर से पंजाब अपने ही रणनीतियों में या अपने ही जूतम पैजार में अपनी फजीहत करा बैठी है। यदि ये सच है ये एग्जिट पोल, तो निश्चित तौर पे जिस तरह से पंजाब में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बेहतर थी, पिछले 6 महीनों में पंजाब में जिस तरह से आपकी तरफ फुटबॉल हुआ, जो ही सिद्धू की एंट्री होती है वो एक बना बनाया समीकरण सब कुछ ध्वस्त होने लगता है और लगातार समझ में नहीं आता कि सिद्धू आखिर लड़ाई किससे लड़ रहे थे। वो विपक्षी पार्टियों से लड़ रहे थे या अपने पार्टी को मजबूत कर रहे थे। वो बार बार उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक अनगाइडेड मिसाइल के तौर पर काम कर रहे थे और सचमुच में यदि ये नतीजे आते हैं तो सबसे पहले बात कांग्रेस पार्टी के आला कमान को ये सोचना होगा कि उन्होंने यदि सिद्धू को एक जगह दी थी तो क्या सोच के दी थी और देने के बाद में क्या पाया उन्होंने। यह बात भी सही है कि कैप्टन साहब ने बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी आसानी के साथ सारे विपक्षी पार्टियों के खेमे को चुप करते हुए इतने 4 साल तक उन्होंने पंजाब में सरकार लाया था। और कैप्टन साहब जिस वक्त निकले थे, यह बात भी सही है कि निकलते समय उन्होंने जो बात बोली थी और उन्होंने कहा था कि अलग हम एक राह ठानने की बात हो रही थी, उस समय भी हमने कहा था कि अब कैप्टन साहब को भी समझ में आएगा कि पार्टी से इतर उनकी अपनी अहमियत क्या है और उनका वजन क्या है। और कैप्टन साहब जिस तरह से फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी मजबूत थी, कांग्रेस आपसी अंतरकलह की वजह से इस परिस्थिति में पहुंची। और मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को इन चीजों पर संज्ञान लेने की जरूरत है, इसका मूल्यांकन करना चाहिए। और मैं अक्सर बोलता भी कांग्रेस के लोग ही हराते हैं। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास समय इतना ही, लेकिन जो जल्दी जल्दी मैं आपके सामने गोवा मणिपुर का भी आंकड़ा रख देता हूँ। गोवा में जो हमारे एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं, बीजेपी 23, कांग्रेस को 7, एमजीपी को 4, आपको 2, अदर्स के पाले में 4 सीट दिख रही है। यानी यहाँ पर भी माना जा रहा है कि जोड़ तोड़ करके बन सकती है बीजेपी की सरकार, लेकिन लड़ाई टफ है। मणिपुर में जहां पे बीजेपी की सरकार है वहां पे जो आंकड़े हैं 60 सीटों में से बीजेपी के पास 29, आईएनसी यानी कांग्रेस के पास 10, एनपीपी के पास 11, एनपीएफ के पास 3, अदर्स के पास 7 जा रही है। यानी मणिपुर में बीजेपी की सरकार बन रही है। तो ये एग्जिट पोल है, नतीजे नहीं है। 10 मार्च का हमको इंतजार करना होगा, लेकिन कई बार एग्जिट पोल से जो है चीजें क्लियर हो जाती हैं। हालांकि अभी भी हम ही कह रहे हैं कि हमको 10 मार्च का इंतजार करना होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।